कहते हैं अगर देश शिक्षित है तो उसकी प्रगति से उसे कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा में ऐसे ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो आज हमारे बहुत ही खास शख्सियत हैं हमारे साथ। वो हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, जो चेयरमैन एंड फाउंडर हैं दिल्ली के टॉप मोस्ट सोसाइटी, एजुकेशनल सोसाइटी के, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, और आज से 20 या 25 साल पहले था, तो क्या उसमें कोई फ़र्क आया है? जो फ़र्क पहले 20-25 साल में आते थे, मुझे लगता है आजकल तो 5 साल में ही आ रहे हैं। शिक्षा से तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जब मास्टर इन साइंस केमिस्ट्री किया 72 में, उस दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि किसी न किसी विद्यालय के मैनेजर, चेयरमैन और लगातार पूरे देश में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को लेकर चलने वाली संस्थाओं से जुड़ा रहा। 1998 में हमने जब इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में सरकार में था, यूनिवर्सिटी का जब एक्ट पास हुआ, तो उस समय ये चर्चा थी कि कॉलेज कौन बनाएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो उसी समय कुछ मित्रों ने तय किया कि दिल्ली में यदि डीडीए से जगह मिल जाएगी तो हम एक अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। तो 1998 में संस्था बनाई। 99 में हमने कॉलेज शुरू कर दिया, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अब 24 साल पूरे करके आगे बढ़ेगा अपने सिल्वर जुबली के लिए। और आज हम कह सकते हैं कि देश में, दिल्ली में तो नंबर 1 है अनडिस्प्यूटेडली, देश में भी नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में हम ऊपर के जो नॉर्थ इंडिया में 3-4 लोगों में हम गिने जाते हैं। थापर है, बिट्स पिलानी है, तो उसके समकक्ष लोग हमें गिनते हैं। जबकि हम तो बहुत पब्लिसिटी से दूर रहकर शांति से काम करना पसंद करते हैं। परंतु हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकल रहे हैं, वो देश ही नहीं विदेश में भी आज हज़ारों की संख्या में, अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, जहाँ हमारे विद्यार्थी काम ना कर रहे हैं। और इसका हमें सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने उनको जो संस्कार दिए, जो पढ़ाई उनकी कराई, आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ना केवल इंजीनियरिंग के फील्ड में, परंतु भारत की तीनों सेनाओं में भी हमने कमीशन्ड ऑफिसर इन्हीं इंजीनियर से भेजे हैं। फिर मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आज कोई ऐसा बैंक होगा जो देश का, जहां हमारा MBA का विद्यार्थी जो ना गया हो। उसके बाद हमने मेम से शुरू किया, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जहाँ जर्नलिज्म में आज शायद ही कोई चैनल हो जहाँ आज हमारे लोग ना हों। फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में भी हैं, और अब 5 साल पहले लॉ भी शुरू किया। तो आज BBA, BCom, BA, ऑनर्स, जर्नलिज्म, लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स, एक कैंपस 10 एकड़ का दिल्ली का सबसे बड़ा कैंपस है। और शायद स्टूडेंट्स भी दोनों को मिला के हम लगभग 7000 स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हैं। इसके बाद 2013 में हमने इसी के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल में, जिसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया 2013 में, मई का मास में। और आज वो यूनिवर्सिटी भी हिमाचल की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और नेक एक्रेडिटेड है। तो हमारे यहाँ से पढ़ के लॉ में कई जजेस भी वहाँ से लग चुके हैं, PhD कर रहे हैं लोग। और स्कूल में आज हम कह सकते हैं कि नर्सरी से लेकर PhD की पढ़ाई एक सोसाइटी करा रही है। और उसके अंदर हम बहुत ही 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और लगभग 900 लोग हमारे PN से लेकर और डायरेक्टर तक हैं। सेवा करने के उद्देश्य से लगभग 200 परिवार हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, और 1000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे डोनर्स हैं या हमारे सहयोगी हैं। एक बड़ा परिवार है, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहने के लिए नहीं है, इस रिकॉर्ड पर नहीं है, रियल शब्दों में जिसका उस भावना से हम जो काम करते हैं उसका प्रतिफल है आज की आज एक
सक्सेस स्टोरी हम गिन सकते हैं 24 साल में, परंतु मंजिलें अभी बहुत दूर हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी लंबा सफ़र होता है 24 साल का, और इतनी अचीवमेंट्स सुन के वाकई अच्छा लग रहा है। और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन सोसाइटी अपना काम कर रही है, अपना नाम कर रही है। तो सर, वैसे तो ऑलरेडी इतनी सफलता हासिल कर चुके हैं, पर फिर भी अगर हम जानना चाहें कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं अपनी सोसाइटी को? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश के सरकार लेके आई है, मोदी जी जिसके लिए 2020 में लाई थी, परंतु कोरोना के कारण जो लागू होने में थोड़ा विलंब हुआ, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आने वाला है। श्री गणेश पिछले सप्ताह हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में वो अपना कैंपस शुरू कर रहे हैं। विश्व की श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी भारत में आएगी, क्योंकि एक ज़माना था जब हमारी यूनिवर्सिटी विश्व की श्रेष्ठतम थी। 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था और अनेकों थे, जहाँ पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे। परंतु इस देश पे आक्रमणकारी उन लोगों ने जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको किताब शायद देखी भी नहीं थी, उन्होंने वो सब तहस नहस करके लाइब्रेरी जलाई, और नालंदा की जलाने में तो बरसों लगे, जहाँ उस समय 55 देशों के लोग पढ़ते थे। वो फिर से रिक्रिएट होंगी। नई शिक्षा नीति में स्किल के ऊपर फिर से जोर दिया है, क्योंकि इस देश में अंग्रेज़ों ने तो केवल क्लर्क पैदा किए। मैकाले का उद्देश्य भी यही था, हमारी जो प्रतिभा थी, जो हमारा दिमाग था, उसको अवसर नहीं दिया खुलने का, और हाथों को जो स्किल थी हमारे गाँव के अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त कर देगी। आज अच्छे नाई, अच्छे तरखान, अच्छे बढ़ई, अच्छे लोहे का काम करने वाले, जो स्टील भी बनाते थे, जो आज भी 1000 साल के बाद भी अशोक स्तंभ, मेहरूली लगा हुआ बिना जंग लगे हुए। हमारी जो शिल्प कला थी, हमारे जो कारीगरी थी, जो 1,000 साल 1,500 साल पहले मंदिर बने थे, कितनी अच्छी क्राफ्टिंग, वो सारी समाप्त की गई। पहले इस्लाम के लोगों ने, फिर अंग्रेज़ों ने बड़ी कुटिलता से। फिर से उसका विकास हो, तो हम भी ये पाते हैं कि हमारा भी आने वाले 2-3 साल तक हम अच्छी विदेशी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करेंगे। भारत का लगभग 3-4 लाख विद्यार्थी बाहर पढ़ रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उन सब विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले वहाँ अधिकांश आधे भारतीय हैं, पढ़ने वाले हमारे, और करोड़ों रुपए भारत का जा रहा है। और माँ बाप से दूर रहते हैं बच्चे, उनके संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और भारत से प्रेम हटता है उनका। तो उनको फिर से भारत में ही वो अवसर भी मिले, वो पढ़ाई भी मिले, उसके लिए सरकार जितना प्रयास कर रही है, हम भी उस प्रयास में सम्मिलित रहेंगे। और भारत में विश्व स्तर की रिसर्च के ऊपर भी काम हो, भारत की प्रतिभाओं को अवसर मिले। देश का दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी से पहले भारत को 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे, एक साइंस में, एक साहित्य में, और आज़ादी के बाद हमें नहीं मिला एक भी। क्यों? इसका मतलब हमारे यहाँ जितने मिले भी भारतीयों को, बाहर जाकर रिसर्च की उन्होंने, बाहर में जाके, वो अमेरिका में जाकर या इंग्लैंड में जाके, तो उनको यहाँ अवसर नहीं मिले। अब उनको अवसर मिलेंगे तो वो, आज अगर मेरे देश का, मेरे स्टूडेंट मेरे यहाँ से 1 करोड़ 11 लाख के एनुअल पैकेज पे भी लेके गए हैं, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो उनको नज़र आया ना उनके अंदर दम था, तो वो लोग लेके जा रहे हैं। तो दम है उनको, हम उनको केवल एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और नई एजुकेशन पॉलिसी में एमर्जिंग फील्ड में मोदी जी का बहुत जोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में, ये सब सब्जेक्ट हमने लास्ट ईयर शुरू कर दिए हैं, और उनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, तो मैं अभी आपसे यही जानना चाहती थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब बात की जाती है तो ये क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश के जो आवश्यकता थी, हमारा जो इस देश का प्राचीन अपना ज्ञान था, जो परंपराएं थी। अब देखो, महाभारत और रामायण के आपने सीरियल लगभग सबने देखे होंगे, उसमें जो कुछ दिखता है वो फिक्शन नहीं है, हमें बता दिया कि वो एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, वो रियलिटी थी। और क्या क्या चीज़ उस समय बनती थी, आज शायद उस ऊंचाइयों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे।
आज की जो मिसाइल्स हैं, एटॉमिक बम हैं, ये सारे नाम थोड़े थोड़े परिवर्तन हैं, परंतु ये सब चीज़ें थी। अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान था, पृथ्वी गोल नहीं थोड़ी चपटी है, पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती, ये हमने बताया था। बाकी लोगों को तो 400 साल पहले पता चला है, उनको गिनती नहीं आती थी, जिनका कैलेंडर परफेक्ट नहीं था 15-16वीं शताब्दी तक, 10 महीने का कैलेंडर था, पर तो आज की आपकी पीढ़ी को नहीं मालूम ये सब चीज़। दुर्भाग्य ये है कि आपको जो पढ़ाया गया, आपको तो ये पढ़ा दिया कि अकबर बाबर से लेके इतिहास खत्म, उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो इस देश में जो 11वीं शताब्दी से इतिहास नहीं है, इस देश का इतिहास 197 करोड़ साल का है। जी। हमारी काल गणना कितनी परफेक्ट, सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी निमित्त। पलक झपकने में जितना समय लगता है वो 1 सेकंड का 300वां हिस्सा है। ये हमें परफेक्ट ज्ञान था, जो बाद में आज अपोलो में, नासा में सब चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आज हम उस ऊंचाई पे 10 साल में पहुंचेंगे। इसकी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह लागू हो जाएगी, 2 साल के बच्चे से 6 साल के बच्चे तक केवल उसको किताबें नहीं देंगे, सही। खेल खेल में जैसे घरों में सिखाते हैं। अब मैं देखता हूँ पंजाबी बाग क्लब, शाम को जाऊँ, छोटे बच्चों के घर में एक बच्चा है, वो उसको खिलाने के लिए कोई साथी नहीं है, तो दादा दादी या नौकर लेके वहाँ लेके आते हैं और वो 500 रुपये रोज़ खर्च करते हैं 1 घंटा खिलाने के नाम। क्यों? रिश्ते खत्म हो जाएंगी नई पीढ़ी के, तो सही। मौसी कौन होती है उसे पता ही नहीं चलेगा, केवल अंकल आंटी रह जाएंगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को 6 साल तक केवल खेल खेल में पढ़ेगा, हाँ। और 6 साल के बाद वो थोड़ा थोड़ा हाथ का काम सीखेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। पहचान करेगा विश्व क्या है, मुझे क्या करना है। और 12वीं के आते आते उसका क्लियर होना चाहिए उसने क्या बनना है। हाँ। डॉक्टर के इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट का है, साहित्य का है, पत्रकार का है, एक्टिंग का, जिसका जो शौक है उस हिसाब से उसको कॉलेज लेवल पे पढ़ाई। तो ये बहुत सोच समझ के बनी है पॉलिसी, बहुत दिनों बाद बनी है, और एक पहली सी पॉलिसी है जिसका किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। जी। बनाने वाले इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन के अध्यक्ष थे, और मेरे ख्याल 2.5-3 लाख लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और सब ने सोच विचार करके कि मदर टंग जरूरी है। बिल्कुल। पढ़ाई के लिए इंग्लिश जरूरी है, परंतु मातृभाषा भी जरूरी है। बिल्कुल सही। और पहले 7-8 साल उसको अपनी माँ बोली भाषा आनी ही चाहिए, ताकि उसका ब्रेन खुल के काम कर सके। सही। तो हमें भी पूरी आशा है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव एजुकेशन सिस्टम से और ये जो नई पॉलिसी है इससे आएगा, और देश उन्नति की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। और आई होप कि फिर से नोबेल प्राइज़ हमारा देश जीते और हम फिर से टॉप पर पहुँचें। तो सर, अब हम आगे पूछना चाहेंगे कि महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल PGDM कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये कोर्स में क्या होगा। अभी हमारे MBA है और दिल्ली का नंबर 1 है डिग्री कॉलेज में। यूनिवर्सिटी हमारी कोर्स का परिवर्तन उस स्पीड से नहीं करती जो विश्व में चीज़ें बदल रही हैं। हर 6 महीने में परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो कोर्स क्यूरिकुलम आपका 4-4 साल पुराना रह जाता है, उसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं है। दूसरा, आज एक क्रेज है विदेशी एक्सपोजर बच्चे को, हर माँ बाप कहता है, तो PG डिप्लोमा इसलिए शुरू कर रहे हैं कि उसके अंदर हमें ये छूट रहेगी हमें क्या पढ़ाना है। तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से क्या लोगों को चाहिए जी। कैसा MBA चाहिए, उस प्रकार का कोर्स हम तुरंत उनके हिसाब से टेलर मेड बच्चा रेडी करके दें। उसके लिए उसका एक्सपोजर हो, उसको यूरोप, अमेरिका और बाकी देशों में भी 6 महीने घूम के आएगा, तो उसके अंदर थोड़ा छूट ज़्यादा रहेगी। जिस प्रकार IIM है, जिस प्रकार से देश के सर्वश्रेष्ठ IIMs हैं, उसी प्रकार का वो भी PG डिप्लोमास है। तो उसके पैटर्न है मन में करने का कि बढ़िया बिजनेस स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी रेडी लोगों को लगेगा और वो स्टार्टअप करें। जी। केवल नौकरी वाले नहीं, उनको हम ये ट्रेन करेंगे 1 तिहाई को कि वो अपना बिजनेस जो करते हैं माँ बाप उसको कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उसको इंडस्ट्रियल उसमें जाएं, प्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए, वो सारी कोशिश है। उसके लिए बेस्ट ब्रेन हम हायर कर रहे हैं। सभी अप्रूवल उम्मीद करते हैं हमें अगस्त तक मिल जाएंगी, तो शुरू करेंगे 120 सीट से। अरे वाह, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका ये नया कोर्स एक बहुत अच्छा चेंज लेकर आए
और जैसी ज़रूरत है हमारे देश में आगे आने वाले यूथ को, वो आप पूरा कर पाएँ। और इसके साथ सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, ऐसे क्या कोई एजुकेशन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या ज़रूरी है उसमें कुछ? दुर्भाग्य से इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ केवल बिल्डिंग्स और लैब्स को हाँ नहीं जी, है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि जब तक उसके अंदर उसके जो समझ बढ़नी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले इंजीनियर और मैनेजर बनाने हैं हमने। जी दुर्भाग्य से सब कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो रेल कौन बनाएगा, सड़क कौन बनाएगा, भवन कौन बनाएगा, ब्रिजेस कौन बनाएगा, एयरपोर्ट कौन बनाएगा, सी पोर्ट कौन बनाएगा। जी वो इस देश का दुर्भाग्य है कि बच्चों की उस ओर रुझान कम है और इजी लाइफ की तरफ है सबका। बिल्कुल। तो वो कंप्यूटर साइंस और वो तो पढ़ रहे हैं। तो हमने उस बच्चे को जीवन के अंदर मुश्किल काम करने के लिए तैयार करना। हाँ। गर्मी में खड़ा होकर सड़क बनवाना है तो उसके लिए विदेशों से लोग नहीं आएंगे, सही बात है। वो अपने ही देश में। तो उसको उस वैसी ट्रेनिंग देना है। मेन बात ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लैब्स हैं, वो सब बढ़िया से बढ़िया बन सकती हैं और कंप्यूटर आधारित लैब हो गई ये सारी। पर परंतु इंजीनियरिंग और मेडिकल को जोड़ना मोदी जी का सपना है। ताकि जो अच्छा इंजीनियर है और उसने ऑर्थो का डॉक्टर है, उसमें तो बहुत समानताएं हैं। अब इसीलिए आईआईटी खड़गपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो वन ऑफ दी वर्ल्ड टॉप मोस्ट, वहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू कर रहे हैं। जेएनयू में अगले साल से मेडिकल कॉलेज शुरू करें, ताकि ये सब होलिस्टिक पढ़ाई है। आपको शरीर से सब कुछ सीख सकता है आदमी। तो 90% इंजीनियरिंग शरीर से सीख सकता है। जी तो अभी तक हम आईआईटी बना रहे थे, आईआईटी को मेडिकल की नहीं परवाह थी। अब उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है जी यूनिवर्सल, मतलब उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करें। सही बात है। तो सर आपका जितना शिक्षा में हाथ है उतना ही आपका पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। और आपको मैं बता दूं कि भाजपा को दिल्ली में लाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो सर इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जानकर आपके बारे में डॉक्टर नंद किशोर जी से हम बात कर रहे थे, तो ये सारा जितना भी इनकी सोसाइटी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे भी यूं ही बढ़ते रहें, और आप बढ़ेंगे तो हमारा देश भी डेफिनेटली बढ़ेगा। इस सोसाइटी में हमारे जो फाउंडर्स रहे हैं, आज कई हमारे बीच में बेशक नहीं है। रोशनलाल अग्रवाल जी थे, प्लाईवुड के एक बहुत बड़ा नाम था। हाँ जी। अभी हमारे बीच प्रेम सागर गोयल जी थे, जो फूड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम रहा है, चेयरमैन थे हमारे। अभी भी हमारे चेयरमैन विनीत कुमार गुप्ता लोहिया हैं, जिन्होंने 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है हैंडीक्राफ्ट के काम में। मुरादाबाद में 20,000 लोगों को रोजगार देना। जीटीवी वाले हमारे ट्रस्टी हैं, एक्शन शू वाले हैं, माइक्रोटेक वाले हैं, जिंदल्स हैं, सूर्य रोशनी, ये सब बड़े बड़े जो नाम हैं, मिंडाज हैं। आज मिंडाज की टर्नओवर मेरे ख्याल 15,000 करोड़ की होगी, सब भाइयों की मिलाएं। ये सब हमारे फाउंडर ट्रस्टी भी, हमारे सहयोगी भी। और ये एक फैमिली ओन नहीं है सही, ना किसी 2-4 दोस्तों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। ये महाराजा अग्रसेन को अपना आदर्श मानने वाले उस समाज के लोग हैं जिसमें जाति कोई भी हो सकती है। हमारे यहाँ मागो भी है और भी हैं। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं। जो महाराजा अग्रसेन को अच्छा मानते हो वो हमारे साथ जुड़े, नॉट फॉर प्रॉफिट ओनली, पर नाम के लिए तो सबकी इच्छा है। तो इसलिए हमने अपना नाम उनको भी मिलता है जो हमसे जुड़े हैं। जी जी जी। उनकी भी इज्जत बढ़ती है समाज में। सही बात है। और उनके अच्छे इंजीनियर्स और मैनेजर हम उनको भी दे रहे हैं बना के, उनके परिवार के लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तो एक मन की खुशी के लिए जो लोग जुड़ना चाहिए वो जुड़ रहे हैं। और अभी हम गरीबों के लिए मेडिकल का भी शुरू कर रहे हैं। अरे वाह। इसी इंस्टीट्यूट के अंदर पहले तो चल ही रहे हैं हमारे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज। अब इसमें हम एक नर्सिंग कॉलेज शुरू करेंगे हिमाचल में, जहाँ गरीब बच्चियाँ सेवा भावी हैं, उनको हम इतना ट्रेंड करेंगे कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अमेरिका में 50% को मिल जाएगी। ऐसा हमने टाई अप कर रहे हैं। वो उनके घर की गरीबी भी दूर होगी और अच्छे नर्सेज हम देंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी कमा के देंगी।
और देश का भी नाम ऊंचा करेंगी। उसमें पढ़ाई के अंदर खर्चे ज़्यादा हैं, फीस नहीं दे पाते बच्चे, फिर भी हम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए हॉस्पिटल ज़रूरी है। हाँ जी हॉस्पिटल 200 बेड का बनाए तो फिर 200 करोड़ का खर्चा है। जी। तो फिर समाज से मैं अपील भी करता हूँ कि हम 2023 में जब हम सिल्वर जुबली मनाने की ओर बढ़ेंगे तो उसमें भी हम वो शुरू करेंगे और सब ट्रस्टियों से और देश की जनता से भी अपील है, खासतौर पे जो दानशील व्यक्ति हैं जी वो इस कार्य में हमारे साथ और आगे जुड़े और अधिक सहयोग करें। तो सर, जैसे आप समाज के लिए कर रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति अगर अपने समाज के लिए करने का इच्छुक हो और साथ दे तो वाकई मुझे लगता है एक दिन भारत फिर से जो अपना सुनहरी चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था फिर से वैसे ही हो जाए। और हम सबका सपना भी है ये, और हम चाहते भी हैं कि वापस से हम ऐसा खुशहाल अपना देश देखें। और जैसा कि सर ने अपील करी है तो मुझे लगता है कि आप सबको इनका साथ देना चाहिए। तो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप सबको यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।